चलिए टाइटल थोड़ा चेंज कर दीजिए। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट है, इसको देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है, 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। यह अमृतकाल का पहला बजट था। कौन सा? तो अमृतकाल का पहला बजट की बात करेंगे तो 23-24 को प्रस्तुत किया। अमृतकाल कब से कब तक रहेगा, जरा हमें बताइए। आगे 25 वर्ष अभी और है ना। हाँ 75 बिल्कुल, पूरे आगे होंगे। 25 वर्ष जो अभी है, 75 चल 75 वर्ष रहा है पूरे और हुए हैं। 25 सौ आगे से। वर्ष हाँ, बिल्कुल ठीक है, 100 वर्ष 75 से 100, की ठीक है। आजादी के अब 100 यहाँ वर्ष। पे देखेंगे अमृतकाल के विजन, ठीक है। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए एजेंडों के 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला क्या है? तो नागरिक, ठीक है। पहला क्या है? तो पहला नागरिकों को, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। पहला क्या है? तो पहला देखेंगे नागरिकों, विशेष करके युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा क्या है? विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। दूसरा क्या है? तो दूसरा की बात करेंगे तो विशेषकर, ठीक है, विशेषकर विकास और रोजगार सृजन पे विशेष ध्यान देना। और तीसरा की बात करें, बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना, ठीक है। तो 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3 आर्थिक एजेंडा है। पहला आर्थिक एजेंडा में नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा की बात करेंगे तो विकास और रोजगार सृजन पे विशेष ध्यान देना। और तीसरा की बात करें, वृद्धक आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना, ठीक है। ये तीनों चीजों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब या बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अमृतकाल भारत एट द रेट यात्रा की, हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित, ठीक है, एट द रेट 100 की बात करेंगे मतलब अमृतकाल का 100 वर्ष जैसा आजादी के पूरेगा तो ये अदर नहीं, तो 100 मतलब कंप्लीट हो जाएगा। 23-25 को भारत @100 नाम दे दिया है ना। ठीक है, तो अमृतकाल की बात करेंगे, भारत एट द रेट इसको नाम दिया गया कि यात्रा, हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। पहला क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इसमें क्या था? तो इसमें देखेंगे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण की बात देखेंगे तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पाद उद्यमों से मतलब परिवर्तित करना है। कितना लाख स्वयं सहायता समूह को शामिल करना है इसमें? तो 81 लाख। 81 लाख। कितना है? 81 लाख, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो आता है पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा सम्मान या फिर पीएम विकास इसको कहते हैं, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान को पीएम विकास भी कहते हैं। इसमें क्या था? तो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। क्या था इसमें? ये कारीगरों बिल्कुल और ठीक है। शिल्पकारों से जुड़ा हुआ है। जो ट्रेडिशनली काम करते हुए जो कारीगर आ रहे हाँ। हैं, ठीक है, शिल्पकार है, उनको वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और मतलब जानकारी देना, ठीक है। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना, ठीक है। पर्यटन में अपार संभावनाओं का मतलब क्या करना? उपयोग करना, तीसरा लक्ष्य है। चौथा की बात है हरित विकास, ठीक है, जो कि वित्तीय क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो वित्तीय विकास जो कि मतलब विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित विकास को मतलब सुनिश्चित करेगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-23-24 की बात करेंगे तो इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये इंपॉर्टेंट डाटा है। कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो क्या बताएंगे? 7%। 7%। 7%, ठीक है। 7% मतलब रहने का अनुमान लगाया। कितने प्रतिशत? तो 7% रहने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 45 लाख, ठीक है, 45,03,100, ठीक है, 97 करोड़ रुपया का बजट प्राप्त किया गया, जिसमें से कुल प्राप्तियां कितनी है? तो कुल प्राप्तियां वही है जितनी की बजट है, ठीक है, 45,03,097 करोड़ रुपया, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियां की बात करेंगे तो 26,32,281 करोड़, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां की बात करेंगे तो 18 लाख, ठीक है, 70,816 करोड़ रुपया जो है आपको क्या है? ये पूंजीगत प्राप्तियां है, ठीक है। फिर से रिपीट करना, कुल बजट का आपको याद रखिए, ठीक है। 45,03,097 करोड़ आपको क्या रखना है? कुल बजट आपको याद रखना है, जिसमें से कुछ जो है राजस्व प्राप्तियां है, कुछ जो है आपकी क्या है? तो पूंजीगत प्राप्तियां है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां की बात करेंगे फिर से, 26,32,281 करोड़ रुपया जो है क्या है? राजस्व प्राप्तियां है। अब पूंजीगत प्राप्तियां की बात करेंगे तो 18,70,816 करोड़ रुपया जो है क्या है? से आपका मतलब क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आप क्या रखें? ध्यान में रखें, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, ठीक है। कुल प्राप्तियां एक बार फिर से हमें बता दीजिए कितनी है कुल प्राप्तियां? 45,03,000। 45,03,097।
करोड़। बिल्कुल 45,03,97 करोड़ रुपया जो है आपकी कुल प्राप्तियां है, मतलब कुल बजट जो है, कुल प्राप्तियां यही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हाँ। इसमें से आगे की चीज देखते हैं। तो राजस्व प्राप्ति भी है, और इसमें से मतलब कुल प्राप्तियां निकालने के लिए आपको राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां को जोड़ेंगे तो आपको कुल प्राप्तियां निकल जाएगी। ठीक है, आप चलेंगे कुल खर्च होने का अनुमान कितना है, तो जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा खर्च कर देंगे। ठीक है, इसमें से मतलब जो अब यहाँ पे देखिए कुल प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां को जोड़ने पे आपको कुल बजट निकल जा रहा था, उसी तरह कुल खर्च भी उतना ही हो जा रहा है। ठीक है, तो खर्च इसमें भी राजस्व खर्च है हमारा, अब पूंजीगत खर्च है। ठीक है, तो राजस्व खर्च जो है हमारा कितना है, 32,02,136 करोड़ है। जबकि मतलब पूंजीगत खर्च की बात करेंगे तो कितना है, 1 करोड़, ठीक है, 961 हजार, सॉरी सॉरी, एक दस लाख नौ सौ 1 लाख। 1,09,61 करोड़ है। 10 लाख होगा नहीं, ना? अरे 1,09,61 होगा ना। जी सर। 10 लाख होगा। एक 10,09,61 होगा हमको भी अच्छा, पता 10,09,61 करोड़। ठीक है, क्या होगा, 10,09,61 करोड़ होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये 32,02,136 करोड़ है। 35 सॉरी, 35 लाख। 35,02,136 करोड़ है। इधर कितना है, 10,09,61 करोड़ है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आपका कुल खर्च होने का अनुमान भी आपका क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से प्रश्न सीधे सीधे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे राजकोषीय घाटा जो कि फिजिकल डिफिसिट कितने परसेंट का रहा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल डिफिसिट बताइए कितना परसेंट का रहा, तो 5.9%। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट की बात बात करेंगे, जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा, तो 5 दशमलव क्या रहा, तो 9% रहा। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट की बात करेंगे तो 5.9% रहा, जो कि मतलब कुल बजट का कितना करोड़ रुपया रहा, तो 17,000, सॉरी क्या लिखा है, 17,86,000। 17,86,816 करोड़। कितना है, 17,86,816 करोड़ रुपया रहा। ठीक है, राजस्व घाटा कितना रहा जीडीपी का, 2.9 2.9%। प्रतिशत ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा, 1.7%। 1.7%। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्राथमिक राजस्व घाटा कितना रहा, 2.3%। सिर्फ प्राथमिक घाटा कितना रहा था, 2.3%। एक बार फिर से इसको याद कीजिएगा, राजकोषीय घाटा कितना रहा, 5.9। 5.9। बहुत सुंदर। ठीक है, राजस्व घाटा कितना रहा, 2.9। 2.9। बहुत सुंदर। प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहा, 1.7। 1.7। 1.7। ठीक है, बहुत सुंदर। प्राथमिक घाटा कितना रहा, ये 2.3। 2.3। ठीक है, और हमारा विकास दर कितना रहने का अनुमान है बजट के अनुसार, 7% बजट के 7% रहने का 10.3। अनुमान है। ठीक है, ध्यान में रखें, 10 दशमलव नहीं, बिहार नहीं है ये। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे, सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को, ठीक है, जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो कि कितना है राजकोषीय घाटा हमारा, 5.9% है। ठीक है, कितना है हमारा, 5.9% है। सरकार का लक्ष्य कितना है, सरकार का लक्ष्य कितना है, कितना लाने का, 4.5। बिल्कुल सरकार का लक्ष्य है, इसको मतलब 4.5% किसी भी तरह इसको लेकर आया जाए। ठीक है, ध्यान में रखेगा। उसके बाद राज्यों की जीएसडीपी, ठीक है, राज्यों की जीएसडीपी 3.5% के राजकोषीय घाटों की अनुमति होगी। ठीक है, तो बार बार हम लोग पढ़ते थे, राज्यों को कितना प्रतिशत की अनुमति होगी अपने जीएसडीपी का राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा रखने का, 3.5%। ठीक है, जबकि सरकार अपना लक्ष्य कितना रखा है, कितना पे लाने का, 4.5% जो है सरकार जो है अपना लक्ष्य मतलब लाने का मतलब रखा है। ठीक है, ध्यान में रखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो राज्यों को जीएसडीपी का 3.5% मतलब की राजकोषीय घाटों की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें 0.5% जो किस क्षेत्र के लिए मतलब रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र में, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए 0.5% रखा गया। ठीक है, वित्तीय वर्ष बात करेंगे 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान, ठीक है, 17,86,816 करोड़ रुपये। ठीक है, 17.87 लाख करोड़ रुपए लगाया गया था। इस बार सरकार को, ठीक है, 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना उधार लेना पड़ेगा सरकार को, 17.87 बिल्कुल। ठीक है, सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा, तो ध्यान में इसको रखिएगा, 17.87 लाख करोड़ सरकार को मतलब क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, 17,86,816 करोड़ रुपया मतलब क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये बजट जो है सब हमारा अपना पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है,
केंद्रीय बजट की बात करेंगे तो रुपया कहाँ से आता है, तो बजट 2023-24 की बात करेंगे तो सिर्फ 6 मद है जहां से रुपया आते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग उधार ले लेते हैं, उधार 34% हम लोग क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं, ठीक है। उधार अब ले उधार के आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 34 का आधा कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। 17। तो जीएसटी से हमें कितना मिलता है, 17% जो होता है जीएसटी से हमें मिलता है। तो चलिए जी, हमें एक प्रश्न ये भी हमें बता दे, सब सर्वाधिक जीएसटी में योगदान करने वाला राज्य कौन सा है। गुजरात है क्या? गुजरात। महाराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। तो रुपया कहाँ से आता है, तो 34% रुपया हम लोग उधार लेते हैं और अन्य देयताएं से 34% आता है। माल और सेवा कर की बात करेंगे 17% जो हमें वहां से प्राप्त होता है। निगम कर की बात करेंगे तो 15% हमें वहां से प्राप्त होता है। आयकर की बात करेंगे तो 15% हमें वहां से प्राप्त होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की बात करेंगे तो 7% हमें वहां से प्राप्त होता है। और सीमा शुल्क की बात करेंगे तो 4% हमें वहां से प्राप्त होता है, ठीक है। याद करना आसान है, टफ नहीं है। मैं तरीका बताता हूं आपको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले उधार हम लोग लेते हैं 34% जो कि सर्वाधिक है। उसके बाद सर जी, 34 का ये आधा उधार कीजिए। लेते नहीं है, ये जो उधार केंद्र देता है ना उसके ब्याज के रूप में जो आता है वो है वो। हाँ तो कि वही ब्याज के मतलब साथ उधार, बोरिंग और अन्य देयता है, दोनों इसमें लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है। 34%, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 17% जो हमको क्या देना, मतलब जीएसटी से हमको 17% आता है, ठीक है। निगम कर और आयकर दोनों टैक्स है, ठीक है। निगम कर और आयकर दोनों टैक्स है, दोनों को दोनों मतलब कितना होता है, 15% होता है, ठीक है। ध्यान में 15%। रखिएगा, ठीक है, 15-15% होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटीज की बात करें 7%, और सीमा शुल्क की बात करेंगे तो 4%, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। याद रखें 34, 17, 15, 7, 4 याद रहेगा। जी। रुपया जी सर। जाता है कहाँ, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमने जो उधार जो बोरिंग जो की, इसके बदले में इंटरेस्ट भी तो हमें चुकाना पड़ेगा। तो उसके बदले में ब्याज अदायगी में सर्वाधिक पैसा चला जाता है, 20% चला जाता है। कितना चला जाता है, तो 20% की बात करेंगे तो ब्याज अदायगी में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ठीक है, जाहिर सी बात है। इनकम टैक्स अगर वसूल रहा है तो भारत सरकार की बपूती तो है नहीं, 2800 राज्यों से वसूला जाता है। तो उसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है, इसके लिए फाइनेंस कमीशन अपना कार्य करती है। इसमें स्टेट को हिस्सा देना पड़ेगा, उसमें 18% पैसा चला जाता है। करोड़ राज्यों में, करोड़ और शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत है, 18%। 18%। अब बहुत सारी योजना जो 18%। चलता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, बहुत सारी योजनाएं जो चलती है। तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है जो, उसमें हम लोग 17% खर्च कर देते हैं। कितने प्रतिशत, मतलब समझिए जितना हमको जीएसटी से जो पैसा जो मिलता है, उस सारे पैसा को हम केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे ही मतलब क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जीएसटी से हमें प्राप्ति जी कितनी सर। होती है, 17% की प्राप्ति होती है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे भी हम लोग कितने परसेंट खर्च कर देते हैं, तो 17% ही मतलब क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब वित्त आयोग की अन्य अंतरण, ठीक है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय प्रायोजित योजना की बात करेंगे, केंद्रीय प्रायोजित योजना की बात करेंगे तो इसमें हमारा चला जाता है 9% चला जाता है, ठीक है। 9-9% दोनों है। वित्त आयोग अन्य अंतरण की बात करेंगे 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजना की बात करें 9%। रक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रक्षा के क्षेत्र में हम लोग 8% का खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं, 8% के खर्च करते हैं, क्योंकि 8%। पता होगा दो दो हमारे दुश्मन मुल्क जो है हमारे सीमा पे है, ठीक है। काश नहीं रहता तो बहुत कम खर्च करना पड़ता, लेकिन दो दो होने की वजह से हमको रक्षा क्षेत्र में 8% खर्च करना पड़ता है, ठीक है। ये सीधा सीधा फैक्ट आपसे उठा के पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ब्याज अदायगी में 20% सर्वाधिक जाता है। राज्यों का हिस्सा की बात करेंगे 18% है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना की बात करेंगे 17% है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के साथ साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9-9% का खर्च होता है। रक्षा के क्षेत्र में खर्च की बात करेंगे तो हमारा खर्च कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे, 8%। 8% है। वेरी गुड, ठीक है। आप चलते बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तदिशी की भौती कार्य करेगी। किसके भौती कार्य करेगी, तो सप्तदिशी की भौती मतलब काम करेगी। पहला क्या है, समावेशी विकास। ये सप्तदिशी में 7 प्राथमिकताएं दी गई है, ठीक है। सप्तदिशी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया सप्तदिशी का कॉन्सेप्ट, तो तारामंडल है एक, ठीक है। क्या है, तारामंडल एक सप्तदिशी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो वहीं से मतलब एक सप्तदिशी का कॉन्सेप्ट उठाया गया। तो एक है हमारा समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करना। अवसंरचना एवं निवेश की बात करेंगे। अक्षमता को सॉरी सक्षमता को सामने लाना,
हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, आप इसमें से बताएं किसी का मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो। ठीक है, ये हमारा क्या सप्तऋषि है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तऋषि के सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है समावेशी विकास शामिल है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच को बनाना है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट या फिर बहुत ही हमारे ऐसे भी राज्य है जो कि दुर्गम इलाके हैं, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वहां तक हमारी बजट की बहुत सारी सेवाएं जो होती है उन तक नहीं पहुंच पाता, उन तक हमको चीजों को मतलब क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब संरचना एवं निवेश को बढ़ावा देना है जिससे देश का विकास हो, क्षमता को सामने लाना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हरित विकास करना है, युवा शक्ति को बढ़ावा देना है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र को मतलब विकास करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे चीजों को मतलब क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इस 7 लक्ष्य के ऊपर हमारा बजट रहेगा, 7 लक्ष्य को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इसी से हमारे प्रश्न जो है निकल कर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राथमिकता 1 में क्या है, समावेशी विकास। क्या है, प्राथमिकता 1 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, समावेशी विकास। अब समावेशी विकास में कौन कौन सी चीजें मतलब निकल कर आती है उसको जरा देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कृषि एवं सहकारिता। ठीक है, क्या है, कृषि एवं सहकारिता। देखेंगे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने के में प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, ठीक है, क्या, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड स्थापित किया जा रहा है। तो ये पूछा जाएगा आपसे, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य आपको ये होगा, सो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप खोलने को प्रोत्साहित कर। एग्री स्टार्टअप क्या होता है, तो वैसा स्टार्टअप जो कि मुख्य रूप से किसके प्रति मतलब क्या हो, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मतलब क्या हो, कार्य करे। ठीक है, इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड का विकास किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के लिए कितना बजट में प्रावधान किया गया है, तो 2200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इसकी शुभारंभ करने की मतलब घोषणा की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य क्या रहेगा, तो उच्च गुणवत्ता, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री उपलब्ध बढ़ाना। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये बजट आखिरी बार हो रहा है, इसके बाद बजट नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे ढंग से पूरा एनर्जी के साथ शुरू से लेकर अंत तक जितना भी रहे मैं बजट करवा दूंगा। कोई भी लोग क्लास छोड़ के मत जाइएगा, जिनको भी एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है कर लीजिएगा इसको। ठीक है, साथ में इसका वीडियो दे दूंगा रिवीजन के लिए। आज के बाद बजट नहीं होगा। ठीक है, अंतिम समय में बजट आपको रिवीजन करना है इसी वीडियो के माध्यम से, इसलिए फुल एनर्जेटिक के साथ, जो एनर्जी शुरू में थी वही एनर्जेटिक के साथ अंत करेंगे। अब बहुत अच्छे ढंग से एक एक फैक्ट आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमें ये बताएं, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है, इसके तहत बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल, ठीक है, 2200 करोड़ रुपए का मतलब क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट में भाषण में दिया। ठीक है, तो मोटे अनाज को बात करेंगे, क्या चीज का नाम दिया गया है, तो क्या बताएंगे, श्री अन्न का नाम दिया गया। क्या चीज का नाम दिया गया, श्री अन्न का नाम दिया गया। इससे आप लोग जरूर ही मतलब क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, श्री अन्न का सबसे बड़ा और दूसरा, ठीक है, निर्यातक भारत है। श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक जो है भारत। आयातक मतलब हमारे देश में, ठीक है, मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादकता होती है, और दूसरे देश को या फिर अपने क्या विदेशों में हम लोग जो इसको निर्यात जो करते हैं उसमें हम लोग दूसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही जरूरी का बन जाता है हमारे लिए। भारत में श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया गया। कहाँ पे दिया गया, तो क्या बताएंगे, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहां पे दिया गया है, तो हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया गया। क्या दिया बजट में, क्या नाम दिया गया मोटे अनाज को, तो क्या बताएंगे, श्री अन्न का नाम दिया गया। क्या चीज का, श्री अन्न का नाम दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे इसे सभी लोग। ठीक है, इसको मतलब इसके लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, ठीक है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था, ठीक है, कहां पे स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे, हैदराबाद। ठीक है, कहां पे स्थापित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कहां पे किया गया, तो ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद में किया गया। ठीक है, कहां पे किया गया, हैदराबाद में किया गया। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई है। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया। कितने करोड़ हजार रुपए का, तो 6000 रुपए का, ठीक है, बजट में मतलब क्या रखा गया, प्रावधान रखा गया। इसका उद्देश्य क्या होगा, मत्स्य तो पता चल रहा है, इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। ठीक है, तो साथ में बात करेंगे मत्स्य विक्रेताएं और मतलब सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाने के लिए हमारा कौन सा योजना है, तो पीएम मत्स्य योजना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ में बात करेंगे
तो यहाँ पे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो दो चीजें निकल कर आती है। 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा गया, किसके लिए? तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लोग, पशुपालन मतलब के लिए। नहीं, पशुपालन में केवल पशुपालन ही आता, उसमें डेयरी भी आ जाएगा। पशु का आप बोलेंगे कृषि, कृषि के अंदर पशुपालन भी आ जाएगा, डेयरी भी आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आता है। तो यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ डेयरी और मतलब मत्स्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, क्या रखा जाएगा? 20 लाख करोड़ रुपए ऋण का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जबकि पीएम मत्स्य संपदा योजना में कितने लाख, सॉरी, कितने करोड़ रुपए की बात कही गई है? तो 6,000 करोड़ रुपए का मतलब बात कही गई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला वाला जो था कृषि एवं सहकारिता से रिलेटेड सारी चीजें थी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा सप्तऋषि में का दूसरा भाग कौन सा है? तो स्वास्थ्य। पहले हम लोग कृषि को सक्षम बनाएंगे, दूसरा हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन इसमें निकल कर आएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापित की जाएगी। ठीक है, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। बाद 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का एक मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, सीधा सीधा बीपीएससी के एग्जाम में ये फैक्ट छपेगा, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिकल एनीमिया का उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। 2047। यह प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा। 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के, ठीक है, 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल, ठीक है, स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य लिया गया 2047 तक, इसमें किस उम्र वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? तो 0 से लेकर 40 वर्ग तक के, ठीक है, उम्र के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें कितने लोगों को स्क्रीनिंग करवाई जाएगी? यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, या फिर जांच किया जाएगा? तो 7 करोड़ लोगों का मतलब किया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है, अब चलेंगे आगे। तो अब आगे चलते देखते, बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? तो बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या किया जाएगा? तो बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें जो होगी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, लेकिन 100% चीजें जो होगी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों ने परफेक्शन वाले सेट में इसको देखा था। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम को स्थापित करें। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन इंडस्ट्री से संबंध रखती है, उसके अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की मतलब क्या की जाएगी? तो शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या रखें? याद रखें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछ देते हैं, सिकल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो क्या बताएंगे आप हमें? 2047। बिल्कुल, कब तक रखा गया है? तो 2047 तक इसके लक्ष्य को मतलब निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके लिए किस उम्र के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा? तो क्या बताएंगे आप हमें? 0 से 40। 0 से 40 वर्ष तक के लोगों को मतलब क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कितने करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया है इसमें? उनको मतलब इनसे स्क्रीनिंग करवाने के लिए 7 सर। 7 करोड़। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं प्राथमिकता। ठीक है, बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना है। ठीक है, क्या करना है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने मतलब क्या किया था? सरकार ने मतलब परमिशन लगाई है। ठीक है, सरकार ने 500 ब्लॉकों को साक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। ठीक है, कितना करेगी? तो सरकार ने यहाँ पे करेगी 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को मतलब क्या करेगी? शुरू करेगी। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद विशेष रूप से संवेदनशील, ठीक है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों से बात करेंगे क्लास के बाद, क्योंकि वीडियो हमारा रिकॉर्डिंग पे है। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दिक्कत हो, क्लास के बाद पूछिए या फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों, ठीक है, पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू करेगी। अगले 3 वर्षों के इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो पीबीटीजी मिशन के लिए बात करेंगे कितने हजार करोड़ रुपए की मतलब राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो क्या बताएंगे? 15,000। बिल्कुल 15,000। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए की राशि मतलब इसके लिए मतलब क्या की जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसे आप लोग क्या रखें? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलते अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय क्षेत्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को, ठीक है, 38,800 अध्यापकों को, सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो एकलव्य का जानते हैं? एकलव्य कौन थे? महाभारत में थे, जिन्होंने की मतलब पैर से मतलब तीर चलाना उन्होंने मतलब सीख लिया था। ठीक है, जनजाति से बिलोंग करते थे। तो एकलव्य मॉडल जो है किनके लिए है? तो जनजाति छात्रों के लिए है। किसके लिए है? जनजाति छात्रों के लिए। ठीक है, कितने मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे जनजाति छात्रों के लिए?
बिल्कुल 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे। क्या? तो 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है, जहां पे पढ़ने के साथ साथ रहने और खाने की भी मतलब क्या होगी, व्यवस्था होगी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितने अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे हैं 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में कितने अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी? 38,800। कितना? तो अड़तीस हजार अड़तीस आठ हजार सौ आठ सौ अध्यापक और सहायक 38,000 कर्मचारियों की 800। नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब चलते आगे। कर्नाटक में सूखा, ठीक है, कर्नाटक में सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में, ठीक है, संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो सिर्फ भद्रा नदी कर्नाटक में बहती है, या फिर अगर पूछेगा बजट में चर्चा किया गया ऊपरी भद्रा परियोजना योजना किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है, क्या बताएंगे? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है। क्या किया जाएगा? तो कर्नाटक में सूखा प्रबंधन मध्य क्षेत्र में, ठीक है, संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार सहायता दे रही है, ठीक है। आप देखिए पीएम आवास योजना, ठीक है, सबसे बेहतर आवास योजना, इसमें क्या किया गया, 66% की वृद्धि मतलब कर दी गई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि कर दी गई है। पीएम आवास योजना के लिए परियोजना में 66% की वृद्धि करके इसको 79,000 करोड़ रुपया तक अधिक किया गया, ठीक है, 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा, बताया जरा हमें। 66%। 66%। 66%। कितने प्रतिशत? 66%, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते भारत साझा पूरा लेख निधान, ठीक है, बात करेंगे भारत साझा पूरा लेख निधान, जिनको भारत श्री कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत साझा पूरा लेख निधान, जिनको भारत श्री कहते हैं। यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय है, ठीक है। पुरालेख का मतलब तो जानते ही क्या होता है, पांडुलिपि संग्रहालय है। इसका प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को डिजिटलीकरण इसके स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो भारत साझा पुरालेख निधान, जिसको भारत श्री योजना कहते हैं, इसमें क्या क्या डिजिटल पांडुलिपियां स्थापित की जाएगी। इसमें मतलब डिजिटल पुरालेख पांडुलिपि संग्रहालय, इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत श्री योजना किसके लिए है? तो पांडुलिपियों के लिए है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पुरालेख या फिर पांडुलिपि के लिए है, ठीक है। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे जेल में बंद निर्धन व्यक्ति। जो व्यक्ति जेल में बंद है, निर्धन है, जो अपना केस नहीं लड़ सकते ना, तब जमानत की राशि भी दे सकते हैं, वो जो जमानत की राशि व्यवस्था करने में असमर्थ है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की इस घोषणा बजट में की गई, ठीक है। तो बहुत सारा जेल में जो व्यक्ति रहते हैं वो इसलिए भी बंद है कि उनकी मतलब जमानत की राशि ही नहीं दे सकते, या फिर वकील से सहायता तक नहीं ले सकते, मतलब एकदम निसहाय है, वैसे लोगों के लिए इस बजट में मतलब क्या किया गया, तो उनके लिए सहायता की प्रावधान की बात कही गई है, ठीक है। आप चलते प्राथमिकता 3 में देखते हैं, जिसमें अवसंरचना और निवेश की बात कही गई है। तो अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय, ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण और 1 वर्ष जारी करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। मतलब अब संरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ, ठीक है, मतलब 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया, ठीक है। मतलब राज्यों के लिए जो ऋण जो दिया जाएगा वो 50 वर्ष तक मतलब क्या होगा, ब्याज मुक्त ऋण होगा। क्या होगा? ब्याज मुक्त ऋण होगा, मतलब किसी भी प्रकार का उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। साथ में देखेंगे रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ 2.40 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो कि अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है, इससे ज्यादा कभी भी आवंटन नहीं किया गया बजट में, ठीक है। क्षेत्रीय इकाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का मतलब क्या गया, पुनः किया गया। बजट में कितने हवाई अड्डों के पुनः की बात कही गई, तो क्या बताएंगे? 50। बिल्कुल पूरा पूरा मतलब क्या है, तो पूरा पूरा 50। आपका क्या है, 50 है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शहरी अवसंरचना विकास कोष शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना, ठीक है, प्राथमिकता वाले, ठीक है, क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्यात के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए सरकार ने प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो बात करेंगे शहरी अवसंरचना कोष,
की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। ठीक है, इसका प्रबंधन कौन करेगा? तो इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहां पे होगा? तो टीयर 2 सिटी और टीयर 3 सिटी में होगा। ठीक है, अब टीयर 2 सिटी टीयर 3 सिटी कौन होता है? तो जैसे बात करें टीयर 1 सिटी अगर मुंबई हो गया, ठीक है, तो टीयर 2 सिटी में बाय द वे कह रहा है कि नहीं से नहीं पता, पुणे को टीयर 2 में मतलब क्या करेंगे, शामिल कर देंगे। उससे छोटा शहर को टीयर 3 में शामिल करेंगे। जैसे टीयर 1 में मान लीजिए बिहार के पटना को शामिल करते हैं, टीयर 2 में मुजफ्फरपुर हो जाएगा, टीयर 3 में सीतामढ़ी हो जाएगा। तो ये टीयर 1 के लिए नहीं है। ठीक है, ये शहरी अवसंरचना विकास को जो है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए है, जिसके लिए सरकार प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि की उपलब्धता कराएगी। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा, शहरी अवसंरचना विकास को इसके लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष, और यह मतलब टीयर 3 शहरों के लिए है। और इसका प्रबंधन का जिम्मेदारी किसे दी जाएगी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका प्रबंधन। ठीक है, आप चलते हैं प्राथमिकता 4 में देखते हैं। तो ठीक है, जो डेवलप हो गया है क्षमता को वही सामने लाना। जाएगा सर। जो डेवलप हो गया है वो सिटी टीयर 1 में आता है, जो डेवलपिंग वगैरह हो रहा है वो टीयर 2 3 में आ जाएगा ना। बिल्कुल, और जिसका डेवलपिंग होना बाकी वो टीयर 3 में। हाँ, डेवलपिंग मोड में जो शहर जो रहेगा 2-3 में आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल। ठीक है, हाँ। बिल्कुल। आप अगर जो सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको जो भत्ता वगैरह जो होता है, आपको खर्च एक्सपेंसेस वगैरह देता है, वो शहरों के अनुपात में ही देता है। सो कौन सा शहर टीयर 1 में है, कौन सा शहर टीयर 2 में है, कौन सा शहर टीयर 3 में। डेट मीन टीयर 1 में महंगाई ज्यादा होगी कंपेयर टू महंगाई टीयर 2 एंड टीयर 3। ठीक है, अब चलते प्राथमिकता 4। प्राथमिकता 4 में क्या लक्ष्य रखी गई है, इसको जरा देखेंगे। तो प्राथमिकता 4 की देखते हैं। तो प्राथमिकता 4 में देखेंगे एकीकृत ऑनलाइन परीक्षण के लिए, ठीक है, आई गोट क्रम योगी नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो एकीकृत ऑनलाइन परीक्षण के लिए क्या किया गया? आई गोट, ठीक है, क्रम योगी नामक एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। देश के शीर्ष संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाए। इसे सभी लोग क्या रखें, याद रखें। ठीक है, कितने? तो 3। ठीक है, और एकीकृत ऑनलाइन परीक्षण के लिए क्रम योगी नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या दिया गया? तो क्या बताएंगे, क्या नाम बताएंगे? आई गॉट, नाम क्या बताएंगे? बिल्कुल, आई गॉट इसका नाम दिया गया। बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो देखें, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो लिखा हुआ है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और क्रम योगी नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। ठीक है, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई गई है। ठीक है, तो स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा, ठीक है, नवाचार अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति भी लाई गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के लिए परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया गया। ठीक है, तो न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया गया। ठीक है, तो ई न्यायालय को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि न्याय में और भी अधिक मतलब क्या है, तो न्याय में और भी अधिक मतलब पारदर्शिता है। इसके लिए कितने हजार रुपए का परिव्यय किया गया बजट में, तो क्या बताएंगे? ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 के लिए 7,000 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 7,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया। ठीक है, बात करेंगे एमएसएआई, क्या लिखा हुआ, एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई के लिए, एमएसएमई संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा, विवाद से विश्वास वन किसके लिए है? तो क्या बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बिल्कुल, एमएसएमई के लिए। किसके लिए है? तो एमएसएमई के लिए क्या है? विवाद से विश्वास वन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एमएसएमई के लिए है। किसके लिए है? तो एमएसएमई के लिए क्या है? विवाद से मतलब क्या है? विश्वास वन। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सरकार और सरकारी उपक्रमों के, ठीक है, सरकार और सरकारी उपक्रमों में, ठीक है, संविदागत विवादों पर निपटान के लिए विवाद से विश्वास टू लाया जाएगा। ठीक है, तो विवाद से विश्वास टू एमएसएमई के लिए है। सरकार और सरकारी उपक्रमों के, ठीक है, संविदागत विवादों को निपटान के लिए विवाद से विश्वास टू। ठीक है, तो यहाँ पे गलती आपको ये नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है विवाद से विश्वास टू किसके लिए है। ठीक है, विवाद से विश्वास टू किसके लिए? तो जरा एक बार फिर से रिपीट करें, किसके लिए क्या है? विवाद से विश्वास वन है एमएसएमई के लिए, और विवाद से विश्वास 2 है वो सरकार और सरकारी उपकर्मियों के लिए। बिल्कुल, ठीक है, सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत, ठीक है, विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 है। ठीक है, आप चलते एमएसएमई बड़े व्यवसायों, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो एमएसएमई
बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के, ठीक है, लिए एक निकाय डिजी लॉकर को स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो एक निकाय डिजी लॉकर को स्थापित किया जाएगा, ठीक है। पहचान और पते के अपडेट के लिए, पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टार्टअप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। पहचान और, ठीक है, पते के अपडेट के लिए वन स्टार्टअप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान में आपको रखना है, डिजी लॉकर आधार को तो मूलभूत पहचान के लिए प्रयोग में किया जाएगा। डिजी लॉकर आप लोग जानते हैं क्या होता है? डिजी लॉकर, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो एक आपको ऐप मिलेगी, उसमें जाएंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जैसा ही मोबाइल पे ओटीपी आता है, वहां पे जिस भी डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस करना चाहेंगे, सारा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे आराम से मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, डिजी लॉकर, ठीक है, सभी लोगों का प्रयोग करना चाहिए, हर जगह वैलिड होता है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे आपको पुलिस पकड़ लेती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वहां पर भी डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए, पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टार्टअप समाधान की व्यवस्था की जाएगी। तो वन स्टार्टअप समाधान जो है किसके लिए है? तो डिजी लॉकर को और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए 100 लैब्स भी स्थापित किए जाएंगे। कितने लैब्स? तो 100 लैब्स, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक, कितने? तो 100। आप चलेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। व्यापारिक सुगमता, ठीक है, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा, ठीक है, अनुपालनों को कम किया गया है, ठीक है। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया है। 3400 से, ठीक है, 3400 से अधिक विभिन्न उपबंधों का अपराध श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया है। 3400 से अधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ में 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन के लिए जन विकास विधेयक को पेश किया गया, ठीक है। तो जन विकास विधेयक को क्यों पेश किया गया है? तो 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन के लिए मतलब क्या किया गया है? तो जन विकास विधेयक को पेश किया गया है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावे 3900 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया है, ठीक है, ताकि व्यापारिक सुगमता बढ़ सके। क्या? 39,000, सॉरी, 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया, ठीक है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जो कि पहले नियम थे जिसको तोड़ने पे दंड मिलता था, उसको अपराध की श्रेणी से अब हटा दिया गया, ठीक है। और साथ में 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन के लिए जन विकास विधेयक को मतलब प्रस्तुत किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पांचवा हमारा सप्तऋषि क्या है? तो पांचवा शरद हरित विकास। इसमें क्या करेंगे हम लोग? हरित विकास करेंगे, मतलब ग्रीन, ठीक है, ग्रीन से संबंधित, ग्रीनरी से, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ शुरू किया गया है, ठीक है। बात करेंगे लाइफ मिशन, ठीक है। लाइफ मिशन किससे संबंधित है? तो हरित विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या बताएंगे? हरित विकास से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखो, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, पर्यावरण का है या फिर हरित विकास का है, दोनों अपने जगह पे सही है, ठीक है। जिसकी चर्चा बजट के भाषण में की। प्रश्न आपसे पूछेगा, बजट के भाषण में चर्चा की गई, माइक बंद कीजिए, लाइफ मिशन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के प्रति, ठीक है, पर्यावरण के प्रति हमारा जीवन शैली जो होगा सजग हो, मतलब पर्यावरण फ्रेंडली हो, ठीक है, इसके लिए लाइफ मिशन लाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनेगा, यहाँ से यह प्रश्न बनता है, माइक कहाँ पे इको हो रहा है, ठीक है, देख के बंद कीजिए तो किनका माइक है। 19,700 करोड़ रुपए लागत से शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद में अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा। इसके लिए मतलब कितना, इसके लिए कितना बजट का मतलब प्रावधान किया गया, तो क्या बताएंगे? 19,700 करोड़ रुपया। बिल्कुल, 19,700 करोड़ रुपए का मतलब प्रावधान किया गया, ठीक है। कितना? तो 19,700 करोड़ रुपए, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। 19,700 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाया जाएगा, ठीक है। इस मिशन में मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक, ठीक है, 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस मिशन को मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करके 2030 तक 5 MMT के, ठीक है, वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के, ठीक है, निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली को, ठीक है,
20,700 करोड़ रुपए निवेश के लिए निर्मित की जाएगी। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए, ठीक है, 20,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितना? तो 20,700 करोड़ रुपए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपए निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण, ठीक है, कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाए। क्या किया जाएगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है, क्या किया जाएगा? हरित ऋण कार्यक्रम को मतलब क्या किया जाएगा? अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या करें? याद रखें। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किस कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया? तो क्या बताएंगे? ऋण कार्यक्रम। बिल्कुल ठीक है, हरित ऋण कार्यक्रम को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अधिसूचित किया गया। अब आते हैं पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, इसमें पीएम भी प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन प्रणाम करेंगे भूमि को करेंगे। ठीक है, अब देखें क्या है ये। तो रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग करके इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। तो पीएम प्रणाम योजना है, तो इसमें कहीं पे अगर ये लगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग को खत्म करना है, नहीं करना है, ठीक है, खत्म करेंगे तो हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी होगी। उसने सडन मतलब श्रीलंका इतना बड़ा गधा है, से रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना बंद करके उस जगह पे मतलब जैविक उर्वरकों का मतलब प्रयोग करना का मतलब बढ़ावा तो दिया, लेकिन देश में पता चला वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, तुरंत श्रीलंका की स्थिति बहुत अधिक मतलब क्या हो गई? खराब हो गई। तो यहाँ पे उसको संतुलित प्रयोग करना है, मतलब प्रयोग तो करना है, कम करना है, और उसके जगह पे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है। इसके लिए मतलब आया आपका पीएम प्रणाम योजना आया। ठीक है, आप चलेंगे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन। ठीक है, गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन की बात, ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 500 नए अवशिष्ट, ठीक है, आमदनी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अवशिष्ट, ठीक है, आमदनी सेंटर स्थापित किया जाएगा। क्यों? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन फुल फॉर्म ग्लेवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो, ठीक है, रिसोर्सिंग धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अवशिष्ट आमदनी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब 10,000 करोड़ रुपया और कहां पे दे रहे थे? टीयर 2 और टीयर 3 सिटी के विकास करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रति साल दिया जा रहा था। ठीक है, उसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे क्या होगा? तो अगले 3 वर्षों में, ठीक है, अगले 3 वर्षों में सरकार ने 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता देगी। ठीक है, तो अगले 3 वर्षों में बात करेंगे तो सरकार जो है 1 करोड़ किसानों के प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मतलब क्या देगी? तो सहायता देगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में मैग्रोव, ठीक है, मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल शुरू किया जाएगा, जिसका नाम दिएगा मिष्टी। क्या नाम दिएगा? मिष्टी, MISHTI, मिष्टी योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, किसको? तो मैग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैग्रोव पहल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मैग्रोव के पौधा जहां पे होते हैं वहां पे भूसंकलन की बात करेंगे, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, चक्र, क्या बोलते हैं उसको, जो समुद्र से जो आता है वो सब आने की समस्या बहुत कम हो जाती है, बाढ़ वगैरह की समस्या काफी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगले 3 वर्षों में सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना किसके लिए? सीधा सीधा पूछेगा अमृत धरोहर योजना किसके लिए? तो क्या बताएंगे? अर्ध भूमि के लिए, आर्द्र भूमि, और साथ में क्या? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को बढ़ावा देगी। ठीक है, बिल्कुल। तो 5 नंबर लक्ष्य में यही रखा गया, जो कि पूरी पूरी, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, जिसका नाम ही है क्या? हरित विकास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे 6 नंबर प्राथमिकता क्या? युवा शक्ति। मतलब यहाँ पे हम लोगों की बात होगी, क्या बात होती है हम लोगों को, जैसे देखते जा रहा। ठीक है, अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ठीक है, इसमें देखिएगा कहीं पर भी परफेक्ट डाटा आपको नहीं, लाखों करोड़ों आएगा। ठीक है, क्योंकि सरकार खुद कंफ्यूज रहती है कितने युवा मतलब वो है। ठीक है, ऊपर में परफेक्ट मिल रहा था 24,000, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले 3 वर्षों में बात करेंगे तो युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ठीक है, इस योजना के इंडस्ट्री में 4 पॉइंट जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो युवा शक्ति जो कि हमारा प्राथमिक युवा शक्ति की बात करेंगे तो सप्तऋषि 6 के अंतर्गत आता है। इसके तहत युवाओं को मतलब क्या करना है? युवाओं को ट्रेन करना है 4.0 की तहत। ठीक है, तो इसके तहत कितने मतलब राज्य में, ठीक है, टोटल कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो क्या बताएंगे? 30।
30 किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखें। उसके साथ साथ क्या है, तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करके, ठीक है, कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र और विस्तार बढ़ावा दिया जाएगा, इस जिसके निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए, ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करके कौशल वर्धन हेतु, ठीक है, डिजिटल तंत्र और विस्तार को प्रदान किया जाएगा, इसके तहत निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए, ठीक है, मांग आधारित, ठीक है, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ठीक है, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ठीक है, तो 2 लक्ष्य तो पहला क्या है, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिताओं योजना को सुलभता सुगम करना, ठीक है, तो उद्यमिता योजनाओं को सुलभता को मतलब क्या करना, सुगम करना, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। 3 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है, क्या क्या है, तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ठीक है, मतलब जैसा डिमांड हो रहा है, जब एआई का डिमांड है, ठीक है, अब एआई का डिमांड है तो ऐसे लोगों को मतलब ट्रेन करना है जो कि एआई से मतलब संबंधित हो, ठीक है, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में, ठीक है, 47 लाख युवाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा, ठीक है, डीएफटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। कितने युवाओं को, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसमें, तो 47 लाख युवाओं को मतलब क्या की जाएगी, तो वित्तीय सहायता इसमें आपको क्या की जाएगी, प्राप्त की जाएगी, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे भी कुछ फैक्ट है उसको भी जरा देखेंगे, ठीक है। चुनौती मोड के माध्यम से जुड़े जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, कितने गंतव्य को, तो 50 पर्यटन गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, किस मोड से, तो चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों को एक साथ संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। एक योजना है देखो अपना देश, बहुत सुंदर योजना है देखो अपना देश, ठीक है, ये पूछेगा, देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास समन्वय स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कौन सा, तो देखो अपना देश। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की गई, ठीक है, तो 2 है, एक तो आपका क्या है, देखो अपना देश का पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास, ठीक है, समन्वय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और थीम आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए इसमें क्या आया है, तो आपका आया है क्या है, स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट में की गई, ठीक है, ध्यान में रखें, स्वदेश दर्शन योजना। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे देखें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया है के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में, कहां पे, सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है सीमावर्ती गांव के लिए, आपको पता होना चाहिए वैसे गांव के लिए जो कि मतलब क्या चीन से ज्यादातर सीमा बनाते हैं, चीन हमारे गांव पे मतलब अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, और वहां के लोगों को लुभावने वादे कर रहा है, ठीक है, लुभावने सुविधा देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत हम लोग अपने सीमावर्ती गांव के लोगों को बेसिक नीड की चीजें उपलब्ध करवाएंगे ताकि उनका झुकाव मतलब क्या हो, चीन जैसे देश की तरफ ना हो, ठीक है। और यहाँ पे एक नीति, यहाँ पे सोच बदलने की भी है, जो हमारा गांव पहले पहला अंतिम गांव होता था उस गांव का नाम बदल के हम लोग पहला गांव कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्रम में जो सबसे पहला जो गांव बनने वाला हो, कौन सा गांव है, नीति गांव, माना उत्तराखंड माना का गांव, है। ठीक है, नीति दर्रा मुझे याद था, ठीक है, माना गांव, ठीक है, माना गांव हमारा उत्तराखंड का पहला गांव बन गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके लिए राज्य उनके स्वयं के लिए जिला उत्पाद राज्य के उनके स्वयं के लिए एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनके बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों पे, ठीक है, यूनिटी मॉल स्थापित करेगी। यूनिटी मॉल का स्थापना करने की बात कही गई, क्यों की गई है यूनिटी मॉल की स्थापना करने की बात, क्योंकि राज्य के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, प्रत्येक राज्य में है ना एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और मतलब अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में, या तो राजधानी में बना ले या फिर जो सबसे प्रमुख स्थल है वहां पर बना ले, वहां पर मतलब क्या करेगी, यूनिटी मॉल की स्थापित करेगी, ठीक है, ध्यान में रखेगा। ये जरूरी नहीं है जो हमारा राजधानी है वो हमारे सबसे मतलब प्रमुख शहर भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो वहां पे यूनिटी मॉल की मतलब क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे कि बात असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, लेकिन गुवाहाटी के अंदर ही आता है दिसपुर, बड़ा शहर तो गुवाहाटी ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे 7वां लक्ष्य।
सातवां लक्ष्य मतलब सप्त ऋषि का मतलब सातवां क्या है, तो इसमें क्या है इसको देखेंगे, इसमें क्या है तो इसको देखते हैं। तो वित्तीय सहायता, ठीक है, इसमें क्या वित्तीय क्षेत्र के विकास किया जाएगा। वित्तीय सहायता सूचना के केंद्रीय डिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री के माध्यम की जाएगी। इसके ऋण का, ठीक है, इससे ऋण का कुशल प्रभाव संभव होगा, वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए, ठीक है, जीआई, ठीक है, GIFT, ठीक है, IFAC में उनके डाटा, ठीक है, दूतावासों में स्थापना की जाएगी। कहां पे स्थापना की जाएगी उनके डाटा को, तो दूतावासों में स्थापना की जाएगी, ठीक है। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डाटा समाधान केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र स्थापना की जाएगी, ठीक है, मतलब कंपनी को मेरा त्वरित मतलब उनको बहुत जल्दी मतलब रिस्पांस किया जाएगा, इसके लिए केंद्रीय डाटा अनुसंधान केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की वृद्धि हुई है और उसके मूल्य में मतलब 51% की वृद्धि, 91% की वृद्धि हुई। ये 98% की वृद्धि कहने का मतलब यानी बहुत ज्यादा, मतलब कि अब लोग, ठीक है, डिजिटल भुगतान पहले छोटे छोटे राशि के करते थे, लेकिन अब बड़े बड़े राशि का भी डिजिटल भुगतान लोग करने लगे हैं, ठीक है, इसलिए 51% की उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है, ठीक है, और भुगतान के लेन देन में लगभग 76% का आपको वृद्धि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, स्मरण स्वरूप, ठीक है, मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक लघु बजट योजना, ठीक है, एक नई लघु बजट योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। एक नई लघु बजट योजना जिसका नाम क्या है, महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक बजट योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो वरिष्ठ नागरिक बजट योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। कितना कर दिया गया दोगुना बढ़ाकर? 15 लाख 30 लाख 30 लाख। 15 से कितना कर दिया गया है? 30 लाख कर दिया। तो ये हमारे सप्त ऋषि थे, ठीक है। सप्त ऋषि के सातों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बजट की प्रमुख बातें क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा अपना ध्यान आकर्षण करेंगे, ठीक है। बजट की प्रमुख बातें क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहीं पे भी कुछ ना समझ में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। टू द पॉइंट चीजों को लिखेंगे, चलेंगे, यहां से सीधा सीधा प्रश्न हमारे लिए बनेंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 के टू द पॉइंट चीजें क्या क्या है। तो मोबाइल फोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य से 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई, ठीक है। तो मोबाइल फोन उत्पादन पिछले वर्ष में 2 लाख, ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए की मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई, ठीक है। कितने की करोड़ यूनिट, मतलब 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई, ठीक है। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। मतलब सिगरेटों पर कितना रखा गया? 2 तरह का सिगरेट होता है, एक तो आपको दुकान में नॉर्मली मिल जाता है, एक होता है इलेक्ट्रिक सिगरेट होता है जिसको पूरी तरीके से बैन किया गया है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उनके ऊपर 16% का मतलब टैक्स को बढ़ा दिया गया, ठीक है। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। बात करेंगे भारत का विश्व में स्टार्टअप के लिए कितने नंबर का इकोसिस्टम बनकर उभरा, तो क्या बताएंगे? तो तीसरा नंबर का सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है कौन है? आपका भारत ही है, ठीक है। और मध्यम और आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में मतलब क्या है? दूसरा स्थान है, ठीक है। और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मतलब सेकेंड स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियों बताई जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी और 2023-24 सरकार 2024 में अपना 10 साल पूरा हो करने जा रही है और 2024 में आपका इलेक्शन भी होने जा रहा था। सरकार ने अपना 10 साल का लक्ष्य को मतलब गिनाया है जो कि इस प्रकार है, ठीक है। मतलब 9 वर्षों का, सॉरी 24 में ना पूरेगा, 23 में बजट आएगी थे, 9 वर्ष ही होगा। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से, ठीक है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ठीक है। तो इनका कहना है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, मतलब सरकार का कहना है 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वीं तो शायद नहीं थी, 10वीं से लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और हम लोगों ने किसे मतलब पछाड़ कर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, तो क्या बताएंगे किसे हम लोगों ने पीछे कर दिया है? जिसका कभी हम लोग गुलाम हुआ करते थे, हम लोगों ने उन्हें ही पटखनी दी है और उसे ही पछाड़ कर हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, किसे? ब्रिटेन को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने करोड़, ठीक है, घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया? तो 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया, ठीक है।
उज्ज्वला योजना की तहत, ठीक है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से संबंधित है, ठीक है। तो एलपीजी गैस कनेक्शन कितने दिए गए? 9.6 करोड़, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मिला आपको उजाला योजना के तहत, ठीक है। 102 करोड़ लोगों का, ठीक है, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया, ठीक है। तो 102 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया, जी ठीक है। सर। तो टीकाकरण में तो कम से कम दूसरा और तीसरा डोज मिलता है ना, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या का अनुपात जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि 2-3 डोज अगर मिलेगा तो कोविड टीकाकरण की संख्या तो बढ़ेगी। जनसंख्या तो 102 करोड़ को ही टारगेट किया गया, लेकिन 220 जी करोड़ सर। मतलब करोड़ कोविड का टीकाकरण किया गया, ठीक है। पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए, ठीक है। तो पीएम जनधन योजना में, ठीक है, बैंक खाते खोले जाते थे, आप लोग को पता है इसमें कितने करोड़ बैंक खाते खोले गए? तो 47.8 करोड़ मतलब क्या थे? इसमें बैंक खाते आपको खोले गए, ठीक है। 47.8। बिल्कुल, ठीक है। और जिनका जिनका भी पीएम जनधन योजना के समय बैंक खाता था, उनको कोविड के समय में कुछ पैसा आए होंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीधा सीधा उसको बोलते हैं जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया हाँ। गया, ठीक है। आप चलते आगे, ठीक है। पीएम सुरक्षा, ठीक है, पीएम सुरक्षा बीएम एवं पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर हुआ, ठीक है। तो पीएम सुरक्षा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, सॉरी, अब पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का मतलब क्या, कितने करोड़ लोगों का मतलब बीमा कवर करवाया गया? तो 44.6 करोड़ लोगों का मतलब बीमा कवर कराया गया, ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, 6,000 रुपए की राशि मिलती है, कितने किस्तों में मिलती है 6,000 रुपए की राशि पीएम किसान सम्मान निधि में? 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, या फिर 4 किस्तों में? पीएम सब किसान सम्मान निधि में 3 किस्तों में। 3 किस्तों में मिलता है, वेरी गुड, ठीक है। 3 किस्तों में मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि में 2-2 हजार रुपए की राशि मिलता है। के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को, ठीक है, 2.2 लाख करोड़ रुपए की नगद हस्तांतरण किया गया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए बहुत अच्छी चीजें है। 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया, ठीक है। बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो गई, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। बात करेंगे बढ़ कट की कितना, 1.97 लाख करोड़ रुपए, सॉरी लाख रुपए हो गए, करोड़ नहीं, सॉरी, ठीक है। 1,97,000, कितना? 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय हो गई, ये सरकार का कहना है, ठीक है। यहां से प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है, मैंने बता दिया, यहां से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। सेंट्रल के एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बिहार के एग्जाम में तो कम ही चांस से पूछेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, 1,97,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हो गई, ठीक है। आप चलेंगे, ठीक है, आप चलेंगे व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था निकल कर आई है, इसको जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत आयकर का, ठीक है, इनकम टैक्स जो पे करेंगे उनको किस तरह का मतलब कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, उनके लिए डाटा है, इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार नई कर व्यवस्था, 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों से कोई भी कर का भुगतान नहीं करना है। कितना नहीं करना है? अगर आपका इनकम, ठीक है, 7 लाख रुपया है, ठीक है, अगर इनकम 7 लाख रुपए तक का आपका इनकम है, तो आपको किसी भी तरह टैक्स का मतलब क्या करना है, भुगतान आपको नहीं करना है, ठीक है। ध्यान में रखें, कितना? तो 7 लाख रुपया तक का आपका इनकम है, तो आपको किसी भी तरह का, यही ना, 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना, ठीक है। 7 लाख तक छूट है, ठीक है। 6 आयकर स्लैब वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 या कर दिया गया, कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक का कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। अब यहाँ पे बोलेंगे सर, तो मतलब आप तो बोले से 7 लाख रुपया तक तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे 3 से 6 लाख रुपए तक का 5% टैक्स ले रहा है। तो देखेंगे, अगर आपका इनकम 7 लाख रुपया है, इस पे आपको किसी भी तरह का टैक्स अगर नहीं देना है, ठीक है, लेकिन वही आपका इनकम अगर 10 लाख रुपया हो जाता है, तो 10 लाख रुपया अगर हो जाता है, ठीक है, 10 लाख रुपया अगर इनकम हो जाता है, तो आप पे ये टैक्स स्लैब काम नहीं करेगा। आप पे कौन सा टैक्स स्लैब काम करेगा? ठीक है, आप पे टैक्स स्लैब काम करेगा, ये वाला टैक्स स्लैब काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? ये वाला टैक्स स्लैब काम करेगा। आपका जो टैक्स जो लगेगा 3 लाख रुपया पे लगेगा, ना कि पूरा पूरा 10 लाख रुपया पे लगेगा, क्योंकि आपको तो छूट दिया गया है, 7 लाख का तो आपको छूट ही दे दिया गया। आपका इनकम बढ़ कितना रहा था? आपका इनकम बढ़ रहा 3 लाख रुपया बन रहा, ठीक है। तो 3 लाख रुपया पे आपको टैक्स देना है 5%, ठीक है, समझ गए। अगर आपका इनकम 13 लाख रुपया हो गया, तो 13 लाख रुपया पे आपको ये वाला टैक्स स्लैब लगेगा। आपको आपके जो एक्स्ट्रा पैसा जो है 7 लाख के बाद, उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। अगर आपका इनकम, ठीक है, 7 लाख प्लस 15 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, तो फिर आपको 30% की टैक्स कैटेगरी में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रश्न ये बचेगा हमारा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो यहाँ से हमारा प्रश्न ये दूसरे तरीके से होता है। बताइए किस तरीके से होता है? अगर 7 लाख आपके इनकम है तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख 1 रुपया भी हो जाता है तो सबसे पहले 3 लाख तक चलेंगे, तो 3 लाख वाले में शून्य से है तो आपको शून्य टैक्स लगेगा। 3 लाख के बाद बचेगा आपका
4 लाख, तो भी ये दूसरे स्लैब में सिर्फ 6 लाख तक लेनी है। तो आपको सिर्फ यहाँ 3 लाख आपने ऊपर वाले में लिया, अगले 3 लाख आप इस वाले में लेंगे, तो आपने इसमें 3 लाख का 5% मतलब 15,000। फिर 6 लाख के बाद बचा आपका 7 लाख या 8 लाख है, मानकर आप माना 8 का, तो बचा 2 लाख। तो अगला 2 लाख जो है 6 से 9 वाले स्लैब में आएगा, 2 लाख का 10%, 20,000, उस तरीके से होगा। हाँ ठीक है, तो मैंने भी लगभग वही बताया, जैसे कि आपने बोला 3 लाख से 6 लाख के बीच में लगा था, फिर आगे तो 3 से 6 लाख को तो फिर छोड़ हाँ देंगे वैसे, ना, फिर थोड़े नहीं इस पे 10% के कैलकुलेट करेंगे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं, जो जो उसमें चला गया आगे जाएंगे। हाँ तो वही ठीक है, हाँ हाँ आगे तो उसको छोड़ते हुए जाएंगे, मेरा कहने का मतलब वही था, तो मैंने सारा को नहीं शामिल किया, मैंने केवल 7 लाख पे समझा दिया से इस तरीके है, लेकिन आगे चल के फिर मतलब शामिल होते जाएगा। जैसे मतलब 7 लाख रुपया है, ठीक है, 7 लाख रुपया पे टैक्स तो 0% है, ठीक है, लेकिन 0 से 3 के बीच में फिर आपको नहीं लग रहा, फिर 3 से 6 के बीच में जाएंगे तो फिर 5% लगेगा, लेकिन अगला जो 10% जो लगेगा ना, तो ये वाला रुपया को छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर टोटल पे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, उसी तरीके से लगेगा, ठीक है। ठीक। तो आपको यहाँ पे मतलब याद क्या क्या करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद करना है सबसे पहली बात, कितने टैक्स को मतलब छूट की सीमा में रखा गया, कितने रुपए तक की आय को छूट की सीमा में रखा गया, तो क्या बताएंगे? 7 लाख। 7 लाख, ठीक है। पहले टैक्स स्लैब की सीमा कितनी थी? पहले टैक्स स्लैब की सीमा को घटाकर मतलब क्या कर दिया गया, 6 आयकर वाली स्लैब होती थी, उसको घटाकर कितने आयकर वाली स्लैब को कर दिया गया है? 5 लाख, सॉरी 5 कर दिया गया, ठीक है। और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बताएं कर की मतलब दर जो है मैक्सिमम कितनी है? जी सर। 30%। तो मैक्सिमम 30% 30%। आप याद रखेंगे, ठीक है। और 0 से लेके 3 लाख 30। रुपए तक का 0 है, 3 से लेके 6 तक 5 है, ठीक है। आप जो बढ़ाते जाइए, ठीक है, इसको सीरीज में चलते जाइए, ठीक है, ध्यान रखिए, 5 5 10 नहीं नहीं बन रहा सीरीज, ठीक है। 0 से लेके 6 तक की बात करेंगे 10 है, फिर 9 से लेके 12 तक बात करेंगे 15 है, ठीक है। 15 से लेके 12 से लेके 15 तक 20 है। आप 15 लाख से ऊपर अगर हो जाएंगे तो आपके लिए टैक्स कितना है? 30% है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। तो ये आसान है, ज्यादा नहीं पूछेगा कितना सीमा तक का उसको छूट रखा गया है। मैक्सिमम टैक्स टैक्स स्लैब टोटल कितना है, तो 5 टैक्स स्लैब है। मैक्सिमम टैक्स कितना लगाया जाएगा, तो 30% की मैक्सिमम टैक्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, ठीक है, तो प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक, ठीक है, प्रत्येक वेतन भोगी तो 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक की उपलब्ध की गई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक वेतन भोगी को, ठीक है, 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए, ठीक है, 15,000 तक मतलब उपलब्ध की गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को, ठीक है, उच्चतम अधिभार को 37% तक घटाकर मतलब क्या कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है, ठीक है। 37% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो 25% किया गया है, ठीक है। आप इसे क्या रखें, इसे ध्यान में रखें, ठीक है, कितना कर दिया गया है? तो 25% कर दिया गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर मतलब कितना प्रतिशत हो गया है? तो 39% हो गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, प्रत्येक वेतन भोगी को 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशन भोगियों के लिए 15% तक ही उपलब्ध की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटकर मतलब 25% कर दिया गया है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर, ठीक है, ठीक है, 39% हो गई है, ठीक है। याद कर लीजिए, विशेष कुछ नहीं है, पूछेगा तो ऊपर से ही प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब चलेंगे बजट में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा खर्च किन किन मद पे किया गया उसके बारे में जरा हम लोग बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई थी, बताएंगे जरा हमें? 66%। 66%, ठीक है। और इस योजना पे, ये मतलब सरकार की योजना है, ठीक है, ये मतलब सेंट्रल की योजना है। कौन सी योजना है? केंद्रीयकृत योजना है। इस पे सरकार का सबसे ज्यादा जो खर्च होगा प्रधानमंत्री आवास योजना पे खर्च होगा। इसके लिए सरकार 79,590 करोड़ रुपया की खर्च कर रही है। कितनी खर्च कर रही है? 79,590 करोड़ रुपया की मतलब क्या कर रही है? खर्च कर रही है। दूसरा नंबर पे जल जीवन मिशन योजना है, इस पे सरकार 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कितना कर रही है? 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मनरेगा योजना की बात करेंगे तो कांग्रेस की ही योजना है, इस पे सरकार 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम योजना कहते हैं, इस पे भी सरकार मतलब क्या कर रही है? 60,000 करोड़ रुपए कर रही है, ठीक है। किसी भी सामाजिक देश के लिए, ठीक है, जहां पे 33% लोग गरीबी रेखा में निवास करते हैं, वैसे देश के लिए ये सभी के सभी योजना जो है बेसिक नीड की योजना है, जहां पे आपको आवास उपलब्ध कराना है, जल उपलब्ध करवाना है, रोजगार उपलब्ध करवाना है, और साथ में आपको क्या करना है? खेती बढ़िया हो, इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी आपको देना है। तो ये चारों योजना जो है काफी प्रमुख योजना है, सरकार इस पे बहुत ज्यादा बल दे रही है, ठीक है। फिर से मैं बात कर रहा हूं,
79,590 करोड़ रुपया सबसे अधिक, मतलब ठीक है। विभिन्न योजनाओं पे जो खर्च जो करेंगे, केंद्रीयकृत योजना पे, ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ रुपए की खर्च करेंगे। मनरेगा योजना पे 60,000 करोड़ रुपए की खर्च करेंगे। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे ठीक है 60,000 करोड़ रुपए की खर्च करेंगे। ठीक है, याद रहेगा, आसान है याद रखना। 79,590 याद रखे अप्रोक्स में, ठीक है। अप्रोक्स में 80 या फिर 79.5 याद रखे। उसके बाद जल जीवन पे 70 है सीधा सीधा, मनरेगा पे 60 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे भी कितना है, पीएम किसान निधि पे कितना है, 60,000 रुपया है। ठीक है, इसको क्या 60,000 करें करोड़। सभी लोग, मतलब क्या करें, याद रहे रखे, आपके लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे, ये तो मतलब बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पे खर्च की बात करेंगे। लेकिन अब ये पे खर्च की बात है, लेकिन प्रमुख मदों पे वे कितना किया जाएगा, तो परिवहन, रक्षा, ठीक है, ग्रामीण विकास और शिक्षा पे सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। जिसमें परिवहन पे बात करेंगे तो ये डाटा याद करना टफ होगा आपके लिए। ठीक है, 5,17,034 रुपये, ठीक है, आपको परिवहन पे खर्च किए जाएंगे। रक्षा पे बात करेंगे तो 4,32,720 करोड़ रुपए रक्षा पे खर्च किए जाएंगे, जो कि कितना प्रतिशत के बराबर है, क्या हुआ, 8% या 8%। 9%? तो बोलते क्यों नहीं आप लोग, 9% क्यों होगा, 8% है पूरा पूरा। 8%। 1% का मतलब समझ रहे हैं कितना बढ़ जाएगा ये। ठीक है, ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो 2,34,204 करोड़ रुपए की खर्च की जाएगी। शिक्षा पे देखिए कितना कम खर्च किया जा रहा है, ये हमारे लिए एक दुखद बात है। ठीक है, 1,12,899 करोड़ रुपया ही मात्र मतलब शिक्षा पे खर्च किया जाए, जबकि एक होना चाहिए, एक विकासशील देश, एक समाजवादी देश का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा पे सर्वाधिक मतलब खर्च होना चाहिए, जबकि शिक्षा पे बहुत ही कम खर्च किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यह मात्र 1 या 2% के आसपास निकल कर आप दोनों के बीच में ऐसा। ठीक है, 1,12,899 करोड़ रुपया मतलब क्या किया जा रहा है, शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो बजट 2024 के तहत प्रमुख मदों पर वे की बात करेंगे, एक है विभिन्न योजनाओं पे खर्च की बात करें। अब चलते हैं मंत्रालय के अधीन। ठीक है, कौन सा मंत्रालय सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय 594 लाख करोड़ रुपया सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, उसके सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2, ठीक है, 270, कितना, 270 लाख, 2.70 लाख करोड़ रुपए दूसरे नंबर पे सर्वाधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, रेल मंत्रालय की बात करेंगे तो 2.41 लाख करोड़, ठीक है, 2.41 लाख करोड़ तीसरे नंबर पे सर्वाधिक खर्च कर रहा है। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मामले की बात करेंगे तो 2.06 लाख करोड़ सर्वाधिक खर्च कर रहा है। ठीक है, गृह मंत्रालय की बात करेंगे तो 1.96 लाख करोड़ रुपए की खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय के द्वारा की जा रही है, रक्षा मंत्रालय बिल्कुल के रक्षा द्वारा। मंत्रालय के द्वारा मतलब सर्वाधिक खर्च की जा रही है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय। 2.70। ठीक है, रेल मंत्रालय की बात करेंगे 2.41 लाख करोड़। ठीक है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बात करेंगे तो 2.06 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गृह मंत्रालय की बात करेंगे तो 1.96 लाख करोड़ की खर्च करेगी। ठीक है, तो ये विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही चीजें जो है आपको ना एग्जाम में बहुत ज्यादा, आप यहाँ से पढ़ कर जाओगे और एग्जाम में जो फैक्ट जो आपसे बन जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएगा। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट बनाता है। ठीक है, करेंट। ठीक है, इसको पढ़िए सभी लोग, थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जरूरी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप देखिए आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग चीजें आ गई। ठीक है, इसमें सभी लोग जवाब देंगे। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य की बात करेंगे तो सबसे पहले कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने 2030 रखा है। भारत सरकार ने क्या रखा है बताइए, 2023। बिल्कुल हम लोग 2023 तक मतलब कालाजार से मतलब क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन WHO का लक्ष्य की बात करेंगे तो कब तक लक्ष्य रखा गया, WHO का लक्ष्य की बात 2030 करेंगे, तक। ठीक है, बिल्कुल 2030 तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 2030 तक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, 2023 तक। ठीक है, अब आगे चलेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, क्या बताएंगे, कब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का पूरा करने का लक्ष्य, बिल्कुल 2023 तक। ठीक है, ध्यान में रखेगा 2023 तक। ठीक है,
उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो क्या बताएंगे? उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य की बात करेंगे तो कब तक रखा गया है? क्या बताएंगे हमें? बताइए जरा। यह भी 2023 तक है, ठीक है। इसी साल, बिल्कुल इसी साल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की बात करेंगे 2023 तक है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य की बात करेंगे तो ये भी कब है? तो 2023 तक ही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य की बात करेंगे 2023 तक है, ठीक है। ध्यान रखें। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से शामिल करना आपको पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर का इलाका जो है थोड़ा दुर्गम इलाका है, जहां पर रेल नेटवर्क को पहुंचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हमारी सरकार इसके क्षेत्रों में मतलब प्रयत्नशील रही है और वो 2023 तक मतलब पूर्वोत्तर के कम से कम सभी राज्यों को मतलब क्या करेगी, सभी राज्यों की राजधानी को कम से कम क्या करेगी, रेल नेटवर्क से मतलब क्या करेगी, जोड़ देगी। जब राजधानी जब रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो पूर्वोत्तर के और भी क्षेत्र धीरे धीरे रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, जिससे आवागमन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और सभी लोगों तक मतलब पहुंच बनाना मतलब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। जब सड़क अच्छा होता है तो लोगों तक पहुंचने में भी सुगमता हो जाती है, ठीक है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य, मतलब कृषि में डीजल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब प्रयोग किया जाएगा। ये लक्ष्य मतलब कब तक रखा गया तो क्या बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ठीक है। 2024 तक। बिल्कुल 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। साथ में सबके लिए आवास मुहैया, पहले ये लक्ष्य जो था 2022 तक था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहले ये सबके लिए आवास मुहैया करवाना, ठीक है, सभी गरीबों को आवास देना, ये लक्ष्य पहले 2022 तक था, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर मतलब कब तक कर दिया गया है, तो 2024 तक इस लक्ष्य को मतलब बढ़ा दिया गया। कब तक कर दिया गया है, तो अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर मतलब क्या करें, 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च भी सबसे ज्यादा इसका है ना। बिल्कुल 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 हम लोग भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को बड़ा अच्छा से ज्ञान है। बहुत क्लास लगी थी सभी लोगों के, मतलब सबसे ज्यादा तो क्लास डीआर मतलब लगा था ऑफिसर लोगों का, जिसको डीसी बोलते हैं, उसके बाद वो हम लोग को भी सुनाए थे, तो ये फ्लॉप हो गया था ये योजना, ठीक है। मतलब जहां पे आवास कंप्लीट करने का लक्ष्य दिया गया था 100%, 70%, 75% तक ही कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो नहीं हो पाया था कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की लक्ष्य का बात करेंगे तो 2024 तक रखा गया है, ठीक है। तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का रद्द किया गया, ठीक है। बात करें हर घर में नल जल, हर घर में नल से जल, ठीक है, मतलब स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो क्या बताएंगे? 2024 तक। 2024। बात करेंगे सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो क्या बताएंगे? ये भी कब तक लिया गया? 2024 तक इसके भी लक्ष्य रखे गए, ठीक है। अगर पूछेगा सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत किनकी होती है, पैदल चलने वाले लोगों की होती है, न कि गाड़ी चलाने वाले लोगों की होती है, ठीक है। ये नया डाटा निकल कर आया है। इसको मतलब खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2024 तक, मतलब 50% तक कम करने का लक्ष्य की बात करेंगे तो 2024 तक रखा गया, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक है? 24-25 तक। बहुत सुंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की बात करेंगे तो 2024 से 25 तक मतलब इस लक्ष्य को मतलब क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य किया गया। डिजिटल इकोनॉमी समझते हैं ना क्या होता है, तो 2025 तक, ठीक है। आप डिजिटल इकोनॉमी में बोलेंगे सर क्या होता है, जैसा फ्लिपकार्ट से आपने शॉपिंग किया तो आप शॉपिंग डिजिटली रूप से कर रही है, ठीक है, आप कहीं पे जाके नहीं कर रहे, अपने घर पे बैठकर मोबाइल के माध्यम से शॉपिंग कर रही है। तो ऐसे लक्ष्य डिजिटल इकोनॉमी में बहुत कुछ, स्विगी हो गया, आपने स्विगी से कुछ खाना ऑर्डर किया, लॉन्ड्री के लिए किसी एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ काम कर रहा है, ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं जहां पे मतलब इकोनॉमिक्स मतलब क्या है इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे मतलब क्या आएंगे, तो सारे के सारे डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत आएंगे। इसको सरकार के बढ़ाकर इसको लक्ष्य रखने का बात करेंगे तो $1 ट्रिलियन का बनाने के लक्ष्य सरकार ने 2025 तक चली है, ठीक है। ओवरऑल भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य की बात करेंगे तो 2024-25 तक। अभी हमारा इकोनॉमिक $3 ट्रिलियन से ज्यादा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दुनिया की 6 नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है, ठीक है। कितने नंबर की? 6 नंबर का है कि 5 नंबर का है? 5वीं है, ठीक है, सॉरी 5वीं नंबर का, 6ठी नहीं 5वीं है, ठीक है। 10वीं से हम लोग 5वीं पे चले आए, ठीक है। 6ठी नंबर पे थे, देखिए ब्रिटेन को पछाड़ कर हम लोग 5वीं पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी गांव तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। ऑप्टिकल फाइबर अगर गांव में जाएगी तो क्या पहुंच जाएगी? इंटरनेट। ऑप्टिकल फाइबर गांव में जाएगी तो क्या पहुंच जाएगी? इंटरनेट पहुंच जाएगी, ठीक है। तो गांव के सभी लोगों को, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर बिछा के इंटरनेट के जोड़ने का लक्ष्य की बात करेंगे 2000, ठीक है,
2025 तक है। भारत को टीबी से मुक्त करने का, मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत और बिहार दोनों को दोनों 2025 तक। जबकि 2025 डब्ल्यूएचओ के लक्ष्य की बात करेंगे, डब्ल्यूएचओ के लक्ष्य कब तक है? 30 तो तक। 2030 तक, ठीक है। 30 तक। डब्ल्यूएचओ की लक्ष्य की बात करेंगे 2030 तक है, लेकिन भारत और बिहार ने इसको लक्ष्य कब निर्धारित किया गया? तो 2025 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। 2025 तक। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिला देंगे। कब तक लक्ष्य 2025 रखा तक। गया है? बिल्कुल 2025 तक इसको लक्ष्य को रखा गया है, ठीक है। पेट्रोल में अभी 10% एथेनॉल का मिक्सिंग किया जाता है, लेकिन बात करें 2025 तक 20% मतलब मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 100 तक। मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य की बात करेंगे 2030 तक रखा गया है, 2030 ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 500 गीगावाट, ये भी ठीक 2030 है। ध्यान तक में रखेंगे, रखा गया बिल्कुल। है। इसको भी मतलब क्या रखा गया? 2030 तक इसको भी लक्ष्य रखा गया, ठीक है। बात करेंगे 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, ठीक है। मतलब 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन उसमें से 280 गीगावाट ऊर्जा जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? तो क्या बताएंगे? 30 ये भी तक। 2030 तक। बिल्कुल। इसका लक्ष्य की बात करेंगे तो इसका लक्ष्य हमें कितना रखा गया? 2030 तक लक्ष्य रखा गया, ठीक है। कुल कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन की कमी, ठीक है, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो क्या बताएंगे? 2030 तक। बिल्कुल, क्या बताएंगे? 2030 तक रखा गया, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा। तो कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य की बात करेंगे 2030 तक रखा है, लेकिन भारत कार्बन मुक्त कब तक हो जाएगा? क्या बताएंगे? 2030 तक 1 अरब टन में तक कमी क्या रखा गया, लेकिन भारत कार्बन मुक्त कब होगा? क्या बताएंगे? 70 है 2000 ना, 2070। 2070 तक। भारत बहुत सुंदर। 70 वेरी गुड, ठीक है। 70 है, ठीक है। बिहार कब तक है? 2000 47 है। यार पता नहीं। बिहार का 47 है, ठीक है। 47 है 47 इसका, है। ठीक है। एक बार चेक कर ले, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न आपको 40 घुमा है। सकता है। 40 है, देख लीजिए, क्या है, याद नहीं आ रही हाँ। मुझे, ठीक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी अगर पूछ देगा ना, तो 2070 मत कीजिएगा, 2030 तक ही है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। 2070 तक भारत जो है पूर्ण कार्बन मुक्त कार्बन हो मुक्त जाएगा, है। ठीक है। बिल्कुल। रेलवे की बात करेंगे, कार्बन मुक्त कब तक हो जाएगा रेलवे? 30 पूर्ण कार्बन 30 मुक्त तक। 2030 ये भी 30 तक। 30 बिल्कुल तक। 2030 तक, ठीक है। 30 तक है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब कुल मुंबई वाहन हो में जाएगा 30%, 2050। मुंबई 2050 तक, ठीक है। मुंबई शहर जो है 2050 तक, ठीक है। कुल वाहन में, ठीक है, सॉरी, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य की बात करेंगे तो 2030 तक, ठीक है। मतलब कुल वाहन में कम से कम 30% जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन जो होगा कार्बन न्यूट्रल होगा, ठीक है। मतलब कार्बन नहीं, मतलब वो करेगी, वातावरण में उत्सर्जन छोड़ेगी, नहीं ठीक है, करेगा। इमिट नहीं करेगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, 2030 ठीक है, 30 तक। 2030 तक। लेकिन टीबी की बात करेंगे तो टीबी क्या है? 2025 तक है, ठीक है। एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? एचआईवी एड्स तो क्या बताएंगे? 30 तक। 2030 तक रखा गया, ठीक है। 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य आ गया, ठीक है। ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा? भारतीय रेलवे नेट जीरो हो जाएगी, कब तक होगी? 2030 तक। 2030 तक, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसी का उपयोग 80% कम करने का लक्ष्य क्या रखा? वातावरण के लिए बहुत ज्यादा खराब है एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कब तक रखा 47 गया? 2047 तक। 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। जब हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव का पूरा करके आजादी के किस वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे? 2047 में। तो 100वें वर्ष में हम लोग 100वें। प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। आप चलते हैं, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो क्या बताएंगे? 47 तक। 47। बिल्कुल 2047 तक। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य की बात करेंगे तो 2047 तक इसको रखा गया है, ठीक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? पोत निर्माण में मतलब बात करेंगे, पोत निर्माण समझ रहे हैं ना क्या होता है? पोत क्या बोलते, जहाज, ठीक है। उसके निर्माण में आत्मनिर्भर का लक्ष्य मतलब कब तक हासिल हम लोग कर लेंगे? क्या बताएंगे? ये भी 2047। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। और मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है, तो भारत का शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया, ठीक है। मैंने एक सुर में मैंने बजट करवा दिया, न तो थोड़ा सा मैंने अपने एनर्जी को कम किया, न तो मतलब अधिक किया, ठीक है। कोशिश रहा से शुरू से लेकर अंत तक सेम एनर्जी में मैंने आपको पूरा बजट मतलब करवा दिया, ठीक है। लगभग मैं लगातार 1 घंटा 20 मिनट के आसपास से मैं बोल रहा हूँ, आपका पूरा कंप्लीट बजट हो गया है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे भी करा दूंगा, नहीं तो थोड़ा समय लेकर फिर जाके हम लोग इकोनॉमिक सर्वे भी मतलब क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण बजट है,
इस ग्रुप बात करेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा से बजट